नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षांत। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का लास्ट वाला पार्ट होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर मैं 10 से 12 मिनट में ख़त्म कर दूं, क्योंकि मैंने इसमें सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं। और मैं आपको 10 मिनट के अंदर पूरा इटली का यूनिफिकेशन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो जो इटली की लोकेशन है वो सबसे पहले इटली का मैप हम देख लेंगे। ये मैप 1850 का है। जब ये इटली का यूनिफिकेशन हो रहा था उसी टाइम का है, 19वीं सदी का है। तो इसमें देखेंगे लंबार्डी, परमा, टस्कनी, मॉडर्ना, वेनाइस। और इधर साइड ये पूरा आ जाएगा नॉर्थ इटली में। यहाँ पे रोम आ जाएगा जहाँ वेटिकन सिटी है आजकल। और फिर नेपल्स और सिसली आ जाएंगे साउथ इटली में। और इसके अलावा जो पीडमांट है वो इधर आ जाएगा और सार्डिनिया इधर आ जाएगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट थे उस टाइम। तो हम देखेंगे इटली को यूनिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या रहे। तो जो इटली की लोकेशन है वो यहाँ से मेडिटेरियन सी से घिरी है और यहाँ से एड्रियाटिक सी से घिरी है। और ऊपर जो आती है वो पर्वत आते हैं, आल्प्स। आल्प्स आपने सुना होगा। तो इस तरीके से इसकी लोकेशन है। और जो इटली है उधर डिस्टिंक्ट कल्चर पाया जाता है, लोगों के बीच में सबकी हिस्ट्री अलग अलग पाई जाती है। और खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से इटली को यूनिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर पॉलिटिकल चीज़ों को देखें तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है, डिक्टेटरशिप घोषित कर लेता है। मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कवर किया था, उसमें मैंने कंसुलेट, डिक्टेटर और भी चीज़ें दिखाई थी। कंसुलेट में बताया था कि नेपोलियन कैसे करके तख्ता पलट कर देगा अपनी ही सरकार का और बन जाएगा वहाँ का राजा। तो 1804 में नेपोलियन सत्ता में आता है फ्रांस की, और वो इटली के काफ़ी स्टेटों पे कब्जा कर लेता है। जिस वजह से इटली में वो लॉ और ऑर्डर तो मेंटेन रखता है, ट्रेड मेंटेन रखता है, बट वहाँ की जो फ्यूडलिज्म है, जो मोनार्की सिस्टम है, उसको ख़त्म कर देता है। और इसी के साथ जो नेपोलियन है वो इटली में नेशनलिज्म और रिपब्लिकनिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना उजागर करता है, जिस वजह से यहाँ के लोग भी अपना यूनिफिकेशन करने में काफ़ी सोचने लगते हैं। तो इस तरीके से नेपोलियन ये भावना, राष्ट्रवाद की भावना इटली में जागृत करता है। इसी के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कई इंटेलेक्चुअल उभर के आते हैं जो कि इटली में लोगों के सोच बदलने में काफ़ी योगदान देते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1815 में एक बैटल लड़ता है जिसको बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं। इसमें रशिया अगेंस्ट में होता है, फ्रांस अगेंस्ट में होता है, ऑस्ट्रिया, पर्सिया सब एक साथ होकर फ्रांस के अपोज में लड़ाई लड़ते हैं, बैटल ऑफ वाटरलू। इसमें रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन मेन होते हैं बैटल ऑफ वाटरलू में। और अगेंस्ट में होता है फ्रांस यानी नेपोलियन। यहाँ पे रशिया और यूके है, ये फ्रांस मैंने यहाँ गलती से लिख दिया है। तो रशिया और यूके फ्रांस के अपोज में है, ऑस्ट्रिया और प्रसिया। तो ऐसे करके बैटल ऑफ वाटरलू रशिया, यूके, ऑस्ट्रिया, पर्सिया जीत जाती है, फ्रांस हार जाता है और नेपोलियन के बाद जाता है। तो इसके बाद जाती है वियना कांग्रेस नाम से जाते हैं, 1816 में ये बुलाई जाती है। कि जो इटली है उस पे अभी तक तो राज नेपोलियन का था, बट नेपोलियन के हट जाने के बाद इटली का क्या होगा, उसके सारे स्टेट्स का क्या होगा, वो किसके अंडर जाएंगे, ये सब इसमें डिस्कस होता है। और इसमें मेनली नीचे दिए गए स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है इस वियना कांग्रेस में। इसमें होता है ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पर्सिया और रशिया। और ये यूरोप के सबसे मोस्ट पावरफुल देश होते हैं उस समय के। तो ये मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो इटली है मैं आपको ढंग से दिखा दूं। ये मैं वो कर देता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। तो जो इटली है मेनली उसमें वेनाइस, लंबार्डी, परमा, टस्कनी और मॉडर्ना, ये जो 5 स्टेट्स हैं मेनली। तो ये 5 स्टेट्स जाएंगे ऑस्ट्रिया के पास। ऑस्ट्रिया यहीं पे होता है, ये ऑस्ट्रिया की लोकेशन भी इसी के ऊपर है जस्ट। तो लंबार्डी और वेनाइस तो डायरेक्टली ऑस्ट्रिया पे होंगे, बट परमा, टस्कनी और मॉडर्ना इनडायरेक्टली ऑस्ट्रिया पे होंगे।
डायरेक्टली का मतलब होता है कि वहाँ के लोग एक तरीके से अंडर कंट्रोल होंगे ऑस्ट्रिया के, बट टस्कनी मॉडर्न परमा में वहाँ के राजा या फिर वहाँ जो सरकार चल रही है वहाँ वहीं रहेगी, बट वो सरकार ऑस्ट्रिया के अंडर आएगी। इसके बाद यहाँ पे इलाका पड़ता है रोम का, जो रोम है जहाँ आज वेटिकन सिटी स्थित है। तो ये जो का इलाका है इसको उस टाइम पे पैपल स्टेट कहा जाता था, शायद मैं अगर गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक तरीके से पोप के अंडर थी उस टाइम, और जो पोप होता था वो मेनली फ्रांस का होता था, तो पोप के अंडर हुआ करती थी। बाकी नेपल्स और सिसली जो है वो फ्रांस के अंडर हुआ करते थे डायरेक्टली। और यहाँ पे पीडमॉन्ट और सार्डेनिया, ये सार्डेनिया है, यहाँ पे पीडमॉन्ट है। तो पीडमॉन्ट और सार्डिनिया इंडिपेंडेंट घोषित हुए थे। तो ऐसे करके पूरी इटली की लोकेशन थी। देखेंगे दो 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 मेथड देखेंगे जिस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। पहला है रिवॉल्यूशनरी मेथड, दूसरा है डिप्लोमेसी मेथड। तो रिवॉल्यूशनरी मेथड जो है उसमें सहयोग देते हैं मैज़नी, गैरिबाल्डी और काउंट दे कैवोर। ये तीनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट काउंट दे कैवोर रिवॉल्यूशनरी नहीं डिप्लोमेसी मेथड पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। और काउंट दे कवोर को ही इटली के यूनिफिकेशन का मास्टरमाइंड कहा जाता है, और इसको स्टार में रख दीजिएगा। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है। तो जो मैजनी है वो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम होता है कार्बोनरी। कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी होती है, सोसाइटी होती है, सॉरी, एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जो जो कंट्रीज़ है उनको इटली से भगाने में काफ़ी मददगार साबित होती है, और ये एक सीक्रेटली पॉलिटिकल डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है। इसी से इंस्पायर होकर कार्बोनिल से इंस्पायर होकर सावरकर भी कई सीक्रेट सोसाइटीज़ इंडिया में क्रिएट करते हैं। मैजनी एक अपनी एक ग्रुप या फिर अपना एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बनाते हैं जिसको यंग इटली के नाम से बोलते हैं। और इसी से इंस्पायर होकर महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी इंडिया में यंग इंडिया नाम से अपना एक न्यूज़पेपर छापते हैं। वो मैजिनी से इंस्पायर होते हैं। गैरीबाल्डी मैजिनी से काफ़ी इंस्पायर होते हैं और इनके एक तरीके से शिष्य होते हैं। मैजिनी के जाने के बाद गैरीबाल्डी आगे काम संभालते हैं। तो मैजिनी जो होता है वो मैजिनी मेनली मैजिनी पूरी इटली में अपनी राइटिंग्स इतनी छापते हैं कि सारे लोग इनसे प्रभावित हो रहे होते हैं। तो इस डर से जो देश है, जो बाकी देश है, फ्रांस का है मेनली, जो इस टाइम पे नेपोलियन थर्ड होगा, तो वो मैजनी को डिपोर्ट कर देता है फ्रांस में। बट फ्रांस से भी वो लगातार राइटिंग्स अपनी लिखते रहते हैं इटली। फिर फ्रांस में वो सक्सेस नहीं हो पाते, बट और वो को भेजा जाता है अमेरिका, जहाँ उनकी डेथ हो जाती है 1872 में। इसी बीच मैजनी कैप्चर कर लेते हैं, डेथ से पहले रोम को कैप्चर कर लेते हैं। रोम मैं आपको बताता हूँ वापस से, जो ये वाला इलाका है रोम का है, इसको कैप्चर मैजनी सक्सेसफुल कर लेते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के जरिए। बट जो फ्रांस होता है नेपोलियन थर्ड, वो यहाँ आर्मीज भेज के मैजनी को वापस भगा देता है और इसको वापस से पोप के कंट्रोल में कर देता है। इसके बाद जो मैजनी होती है उनकी डेथ हो जाती है 1872 अमेरिका में। और जो इसके बाद आगे संभालेंगे वो संभालेंगे गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी ज्वाइन करते हैं यंग इटली। जो यंग इटली मैंने आपको बताया था कि कार्बोनरी और यंग इटली मैजनी क्रिएट करते हैं। तो यंग इटली में ज्वाइन करते हैं 1831 में गैरीबाल्डी, और गैरीबाल्डी कैवोर के साथ नेपल्स और सिसली को आज़ाद कराने में काफ़ी सहयोग देते हैं। नेपल्स और सिसली ये हैं जो फ्रांस के अंडर कंट्रोल होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से गैरीबाल्डी आगे का काम संभालते हैं। और गैरीबाल्डी को भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के देखते हुए उनको साउथ अमेरिका डिपोर्ट कर दिया जाता है फ्रेंच आर्मी के द्वारा, और वहाँ वो गोरिल्ला टेक्निक्स और गोरिल्ला वॉर सीखते हैं, और लोग वहाँ काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं। तो इस तरीके से अब देखेंगे काउंट दे कैवोर के बारे में। तो काउंट दे कैवोर को मास्टरमाइंड ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी कहा जाता है। इनको हम मास्टरमाइंड MM करके लिख देते हैं। इन्होंने कई डिप्लोमेटिक मेथड यूज़ किए थे यूनिफिकेशन करने का इटली के लिए। सबसे पहले देखेंगे क्राइमियन वॉर क्या थी। क्राइमियन वॉर मेनली एक तरफ फ्रांस होगा और UK, और इनके अपोज में जो मेनली होगा वो होगा रशिया। तो ये क्राइमियन वॉर ऐसी होती है। तो इसमें जो कैवोर हैं यानी जो इटली की तरफ से हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस को इस वॉर में। और फ्रांस को सपोर्ट करने के बाद वो
फ्रांस की इसमें जीत हो जाती है, रशिया इसमें हार जाता है क्राइमियन वॉर में। और इसके बाद जो फ्रांस होता है वो मेनली फ्रांस एक जैसे हमेशा होता है कि पहले वॉर होती है फिर ट्रीटी होती है। तो ट्रीटी के बाद जैसे एक कांग्रेस बुलाई जाती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि क्या किया जाएगा। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन इटली को मिल जाती है और वहाँ से कैवोर अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं फ्रांस और यूके से कि उन्होंने आर्मी तो फ्रांस के लिए भेजी सपोर्ट में, बट उनको इसके बदले वो अपनी मांग रखते हैं कि जो लम्बॉर्डी और वेनाइस है वो ऑस्ट्रिया के अंडर था। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। अगर आप इस लेक्चर को थोड़ा जल्दी जल्दी मान रहे हैं तो आप इसको रिपीटेडली देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। तो जो ऑस्ट्रिया है उसके अंडर लम्बॉर्डी और वेनाइस आते हैं। तो वो जो इटली है यानी कैवोर है वो फ्रांस और यूके से मांग करते हैं कि लैम्बॉर्डी और वेनाइस को इंडिपेंडेंट कराने में वो इटली की मदद करें। तो इस तरीके से फ्रांस उनकी बात से राजी हो जाता है और वो इटली की मदद करता है। तो इस तरीके से क्राइमियन वॉर की वजह से जो इटली है उसके दो स्टेट आजाद आ जाते हैं। स्टेटों का नाम मैं आपको वापस से याद करा देता हूँ। लैम्बॉर्डी एक है, वेनाइस एक है। तो लैम्बॉर्डी तो यहाँ से आज़ाद हो जाता है बट वेनाइस यहाँ पर रह जाता है। तो इसके बाद परमा, टस्कनी और मॉडर्ना भी ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। तो यहाँ परमा, टस्कनी और मॉडर्ना में फ्रांस और यूके की मदद से इटली एक प्लेबिसाइड कराता है। प्लेबिसाइड का अर्थ होता है कि वहाँ के लोग खुद वोटिंग करेंगे कि वो इटली के साथ जाना चाहते हैं या फिर वो ऑस्ट्रिया के साथ जाना चाहते हैं। तो वहाँ प्लेबिसाइट होती है और परमा, टस्कनी, मॉडर्ना, लैम्बॉर्डी तीनों जो स्पीडमॉन्ट सार्डिनिया यानी इटली है उसके साथ मिल जाते हैं। और यहाँ पर बट वेनाइस अकेला जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ रह जाता है। तो यहाँ पे वेनाइस रह गया है, रोम रह गया है, नेपल्स रहा है और सिसिली रह गया है। बाकी सब इटली का यूनिफिकेशन हो चुका है। तो ऐसे करके नेपल्स और सिसिली को आज़ाद कराने में जो मेन हाथ होता है वो गैरिबाल्डी का होता है। तो जो गैरिबाल्डी है ये प्लेबिसाइड ऑस्ट्रियन एरियाज में कराया जाता है, जैसे कि परमा, मॉडर्ना, टस्कनी इधर और इधर ये तीनों स्टेट जो हैं वो इटली के अंदर आ जाते हैं बाई प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का अर्थ होता है कि जनता डिसाइड करेगी कि वो इटली की तरफ जाना चाहती है या की तरफ जाना चाहती है। तो जनता इटली की तरफ जाना डिसाइड करती है और परमा, मॉडर्ना और टस्कनी इटली में आ जाता है। तो आप देखेंगे कि इतना जो पार्ट है ये पूरा पार्ट जो है इटली का यो यूनाइट हो चुका है। यहाँ पे पैपल स्टेट यानी रोम बचा है, नेपल्स बचा है और सिसिली बचा है। तो जो नेपल्स और सिसिली है वो इंडिपेंडेंट कर देता है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी अपने 1000 रिवॉल्यूशनरी बंदों के साथ जाता है और इसकी हेल्प करते हैं कैवोर। तो जो पीडमोंट सार्डिनिया का जो इलाका है मेनली यहाँ पे इलाका है, वहाँ से गैरिबाल्डी 1000 सैनिकों के साथ सिसिली जाते हैं और सिसिली में अटैक कर लेते हैं। नेपल्स और सिसिली को आज़ाद कराने में काफ़ी योगदान देते हैं गैरिबाल्डी। बट इसी बीच नेपोलियन थर्ड अपनी आर्मी भेज देता है और यहाँ पे नेपोलियन थर्ड आपको पता है फ्रांस की तरफ से है। तो नेपोलियन थर्ड यहाँ पे आर्मी भेज देता है बट काउंट द कैवोर कहते हैं कि मैं उन्हें शांत कराता हूँ। तो कैवोर यहाँ पे अपना दिमाग चलते हैं और वो सिसिली पहुँच के जल्दी से सिसिली पहुँच जाते हैं और गैरिबाल्डी को कहते हैं कि नेपल्स और सिसिली को इटली में मिला दिया जाए, उसको एक अलग इंडिपेंडेंट देश नहीं बना जाए। तो क्योंकि जो गैरिबाल्डी है उनकी सोच यंग इटली से इंस्पायर होती है और वो चाहते हैं कि सिसिली और नेपल्स इंडिपेंडेंट बन जाएं। बट उनकी ये सोच को जो कैवोर है वो गलत साबित करते हैं और नेपल्स और सिसिली को इटली में मिला देते हैं। इसके बाद आगे वॉर होती है पर्शियन और ऑस्ट्रियन वॉर, जिसमें ऑस्ट्रिया और पर्शिया की लड़ाई होती है। तो ऑस्ट्रिया यहाँ पे है और पर्शिया यहाँ पे है। तो ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में जब लड़ाई हुई होती है तो यहाँ पर जो इटली है, इटली मेनली सार्डिनिया और पीडमोंट और जो बाकी देश हो गए हैं यहाँ तक, तो ये यहाँ पे पर्शिया का साथ देते हैं। ये कहते हैं पर्शिया से एक डील साइन करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि हम आपको आर्मी भेजेंगे अगर आप हमारी देशों को इंडिपेंडेंट करने में हेल्प करोगे। तो यहाँ पे इटली की तरफ से पर्शिया के सपोर्ट में आर्मी जाती है और ऑस्ट्रिया इस वॉर में हार जाता है और पर्शिया जीत जाता है। पर्शिया खुश होके ऑस्ट्रिया से आज़ाद करा देता है यहाँ पर वेनाइस को।
जो यहाँ पे एक स्टेट बचा था वेनाइस, ऑस्ट्रिया के कब्जे में, वो यहाँ पर आज़ाद हो जाता है। अब बचता है मेनली रोम। यहाँ पे रोम बचता है और नेपल्स और सिसिली आज़ाद हो चुके हैं। वो हो चुके हैं किससे? गैरिबाल्डी की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से। तो यहाँ पे सिर्फ रोम बच जाता है। तो इसी बीच यहाँ पे एक दुखद घटना हो जाती है। तो कैव है, उनकी डेथ हो जाती है। मात्र 50 साल में कैव यहाँ पर अपनी जान गंवा देते हैं। और इसके बाद पर्शियन और फ्रेंच की वॉर होती है। अगर आप देखेंगे तो फ्रांस यहाँ पे है और यहाँ पे पर्शिया है। पर्शिया के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से फ्रांस की आर्मी होती है रोम में। तो फ्रांस अपनी आर्मी वापस बुला देता है और पर्शिया में भेज देता है। इसका फ़ायदा पीडमोंट और सार्डिनिया के जो राजा हैं, विक्टर इमानुअल, मैंने आपको बताया था विक्टर इमानुअल द्वितीय के बारे में। वो यहाँ राजा होते हैं और इनके ही अंडर में पीएम बनते थे कैवोर। कैवोर इनके अंडर में पीएम रहते हैं इटली के। तो यहाँ पर कैवोर के मरने के बाद सारा काम जो संभालते हैं वो संभालते हैं विक्टर इमानुअल। तो विक्टर इमानुअल यहाँ अपनी आर्मी भेज देते हैं फटाफट रोम में और रोम को भी आज़ाद करा देते हैं फ्रेंच आर्मी से। तो बट वो पोप की इज्जत करते हुए रोम में एक वेटिकन सिटी बनाते हैं, जो कि आज तक स्थित है। आपको पता है वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। तो वेटिकन सिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है और यहाँ पे वो पोप को बैठा देते हैं और बाकी रोम वो इटली में मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरा इटली का यूनिफिकेशन हो गया। और मैं आपको वापस से रिवाइज करूँ, लैम्बार्डी, वेनाइस, परमा, टस्कनी, मॉडर्ना, ये सब ऑस्ट्रिया के अंडर था। और ऑस्ट्रिया से आज़ाद इन्होंने दो वॉर से करवाया। पहली वॉर क्राइमियन वॉर से और दूसरा ऑस्ट्रिया और पर्शिया की लड़ाई से। ये आज़ाद हो गया। रोम आज़ाद हुआ फ्रेंच और पर्शिया की लड़ाई से, क्योंकि फ्रेंच को अपनी आर्मी वापस बुलानी पड़ी और राजा ने यहाँ आर्मी अपनी भेज के इसको कैप्चर कर दिया। नेपल्स और सिसिली को आज़ाद कराने में गैरिबाल्डी का सहयोग होता है और वो फ्रांस से आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं। पीडमोंट, ये सार्डिनिया का इलाका है, ये पीडमोंट का इलाका है। पीडमोंट और सार्डिनिया पहले से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो सब इसमें अपने पूरे इटली को यूनाइट करने में सक्सेस होते हैं और मेनली इसका मास्टरमाइंड कैवोर होता है। तो इसी के साथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई है तो आप इसको रिपीटेडली देखें, दोबारा देखें, इसको 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ 10 मिनट या फिर